गुरुग्राम जैसे ग्लोबल सिटी की धड़कन इसकी सड़कों पर दौड़ती है और इन सड़कों को सुरक्षित व सुगम बनाए रखना हमारे ट्रैफिक पुलिस बल की सजगता का प्रमाण है। तकनीक और अनुशासन के संगम से यातायात प्रबंधन को नई दिशा देने वाले और सड़क सुरक्षा को एक मिशन बनाने वाले हमारे ट्रैफिक विभाग का नेतृत्व आज हमारे बीच है। श्री प्रतीक गहलोत जी हैं, आईपीएस डीसीपी ट्रैफिक का। सर, मंच पर आपका बहुत स्वागत है और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी आकाश खुराना। बहुत बहुत स्वागत है सर गुरुग्राम मेगा कॉन्क्लेव के आखिरी सत्र में। बात करते हैं सर गुरुग्राम की। जिस तरीके से गुरुग्राम में एक ट्रैफिक की भारी समस्या देखने को मिलती है, क्या लगता है आखिरकार क्यों ये समस्या है और इसका निपटारा अब तक क्यों नहीं हो पा रहा? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे रूबरू हो पाऊँ, और बहुत बहुत बधाई आपके इस मुहिम के लिए जिसमें आप डायरेक्टली सिविल सर्वेंट से, पॉलिटिकल लोगों से आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं और उनकी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अब सर, जो आपने सवाल किया गुड़गांव के ट्रैफिक को लेके, तो बेसिकली सर गुड़गांव जो शहर है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे सभी तरह के सभी वर्गों के लोग रह रहे हैं। और गुड़गांव का ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा इसलिए भी एक अपने लिए चैलेंज बना हुआ है क्योंकि गुड़गांव की सड़कों पर हर साल 2 से 2.5 लाख व्हीकल्स, नए रजिस्टर्ड व्हीकल्स आ रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना है वो उस गति को शायद हम लोग उसको नहीं पहुंच पाए हैं जितनी स्पीड से गाड़ियों की संख्या सड़कों पर आ रही है। तो ऑब्वियसली वो हम सबके लिए एक चैलेंज है। लेकिन अच्छी बात ये है कि गुरुग्राम की जो जनता का एटीट्यूड है और गुरुग्राम की जो जनता है उसका मुझे बहुत ही पॉजिटिव एक एटीट्यूड देखने को मिला है। और स्पेशली ट्रैफिक के जो हमारे स्टाफ हैं और ट्रैफिक पुलिस जो काम कर रही है उससे हमने मोटा मोटी तौर पर अगर आप देखें तो गुरुग्राम की जो ट्रैफिक की समस्या है उसमें मतलब जो जाम्स की समस्या है उसको हम कम करने के लिए पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसकी वजह से हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। और अभी हम उन इनिशिएटिव को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो आई एम श्योर कि हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे सर। पिछले सर 1 साल की अगर बात करें तो क्या कुछ ठोस कदम जो हैं वो उठाए गए हैं? हालांकि आप अभी नया ही आपने ज्वाइन किया है डीसीपी ट्रैफिक, तो क्या लगता है कि पिछले 1 साल में का आपने वर्क देखा हो तो क्या ठोस कदम जो है जाम के लिए निजात पाने के लिए उठाए गए हैं? बिल्कुल सर। सर, जैसे कि आप लोगों ने भी यहाँ पे अभी देखा ही होगा और आपने अनुभव भी किया होगा जो गुरुग्राम के लोग हैं कि अब जो हमारी ट्रैफिक पुलिस की स्पेशली जो इसकी रीच है और जो इनका मतलब ट्रैफिक पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो अब हम पॉइंट स्पेसिफिक लेके चले गए हैं कि अब हम ये कर रहे हैं कि हर पॉइंट पे क्यों जाम लग रहा है, उस पॉइंट पे किस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, उस पे किस समय में ज़्यादा ट्रैफिक आता है और वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगने के लिए क्या मुख्य कारण है। तो इन सबको सर हमने जो एक स्पेशल तरीका जो हमने निकाला है वो ये है कि इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे चौक्स को जहाँ जाम वाले पॉइंट है उनको हमारी टीईसी की टीम है वो वहाँ पे सर्वे करती है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे जाते हैं और एक इंजीनियरिंग लेड सॉल्यूशन हम उसका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि भी अगर आप बात करें पिछले 1 साल में से कुछ चुनिंदा अगर एग्जांपल्स की, तो अभी आप जब गुड़गांव से दिल्ली से जब आप गुड़गांव की तरफ आते हैं तो सिरोल टोल पे बहुत ही जाम की बहुत बड़ी समस्या थी और वहाँ पे हमारी टीसी की टीम ने, कुछ हमारे जो आरएसओज हैं उन्होंने और कुछ हमारे ट्रैफिक के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मिलके उस पॉइंट को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। और फिर हमने पाया कि जैसे जो दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है वो 3 जगह जाने वाला ट्रैफिक है। वहाँ से एक एम्बेंस मॉल की तरफ जाता है, एक साइबर सिटी की तरफ जाता है और एक डायरेक्ट जयपुर को जाता है। और फिर इन सारे एनालिसिस के बाद में एक बहुत ही लो कॉस्ट और बहुत ही इनोवेटिव एक सोल्यूशन निकल के आया कि उन्होंने उस ट्रैफिक को, जो जयपुर जाने वाला ट्रैफिक था और जो गुड़गांव की तरफ आने वाला ट्रैफिक है, उसको करीब 300 मीटर पहले से डाइवर्ट करना शुरू कर दिया कि जो जयपुर जा रहे हैं जी वो राइट लेन में रहें और जो गुड़गांव में एम्बियंस मॉल या साइबर सिटी जा रहे हैं वो लेफ्ट लेन में रहें। ऐसे ही एक बार वो लेफ्ट लेन में आ गए तो अगेन उनको बताया गया कि जो साइबर सिटी जाने वाले हैं वो राइट लेन में रहें और जो एम्बियंस मॉल की तरफ जाने वाले हैं वो लेफ्ट लेन में रहें। तो बेसिकली सर ये बहुत ही छोटा सा इनोवेटिव स्टेप था, लेकिन इसकी वजह से
आज की डेट में जो वहाँ पे ट्रैफिक जाम था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। जबकि हमने जो लेन्स थी वो 12-13 लेन्स थी वहाँ पे, क्योंकि पहले टोल हुआ करता था, टोल की वजह से उन लेन्स को कम करके हमने 6 या 7 कर दिया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अब जो ट्रैफिक का जाम है उससे हमने निजात पाई है। तो इसी तरह के सर इनिशिएटिव्स हैं जो पॉइंट वाइज इनिशिएटिव्स हैं, और उन्हीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सर। मॉनसून सर नज़दीक है, ऐसे में जलभराव जो है वो गुरुग्राम शहर में देखने को मिलता है, तो ऐसे में ट्रैफिक जो है वो ठप हो जाता है। इसको लेकर सर क्या प्लानिंग है सर, बात करें ट्रैफिक विभाग की? बिल्कुल सर, जैसे हम कहते हैं कि हर इंसान अपनी गलतियों से और अपनी कमियों से सीखता है। तो जो कमियां और जो गलतियां हमने पिछली बार करी या पिछली बार हमसे हो गई, उनको हम इस बार उनको सबको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने सबसे पहले तो यही किया है कि पिछली बार का हम उन सारे पॉइंट्स की हमने एक लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से वाटर लॉगिंग पॉइंट्स थे और वहाँ पे कहाँ कहाँ का पानी आ रहा था और वो पानी कितने दिन में हम निकाल पाए या कितनी देर में हम उसको निकाल पाए। तो सर ऐसे हर एक पॉइंट को हमने एनालाइज किया है और उस पर जो वाटर का इनग्रेस होना था, बाकी जो हमारी एजेंसीज हैं GMDA, MCG, तो इनके साथ हमने अलग से सबकी मतलब मल्टी डिपार्टमेंटल हमने एक अभी थोड़े दिन पहले ही मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें कि सारे डिपार्टमेंट्स को अलग अलग उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि उन पॉइंट्स पे हर डिपार्टमेंट का क्या काम है। स्पेशली सर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमने तैयारियां करी हैं वो ये हैं कि हमने उन पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया है। पिछली बार जो हमें लगा था कि कहीं पे हमें डिप्लॉयमेंट की समस्या मिली है, तो हम पहले से अभी से हम तैयार हैं कि किस पॉइंट पे कितना डिप्लॉयमेंट हमें करना है, किस पॉइंट के पास में कितनी क्रेन्स हमें खड़ी करनी है, कितने हाइड्राज हमें खड़े करने हैं, एम्बुलेंसेज कितनी चाहिए, फायर स्टेशंस के जो टेम्परेरी हम फायर स्टेशन जो इस्टेब्लिश करते हैं वो कितने चाहिए। तो ये सारी तैयारियां सर हमने अभी से कर ली हैं। तो आई एम होपफुल कि हम जून के शुरुआत में ही अपनी मानसून की बारिश को लेके हमारी तैयारियां सारी पूरी हो चुकी होंगी। हरियाणा के गुरुग्राम में सर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान करती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो नहीं सुधरते हैं, क्या मानते हैं? जी सर, सर ये देखिए, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान जो है वो सिर्फ एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है, लेकिन एनफोर्समेंट ज़रूरी है। अगर सिर्फ चालान करने से सारी समस्याओं का समाधान हो रहा होता तो शायद अब तक गुड़गांव की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती। तो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सर 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी चाहिए होती है कि एक तो हम लोगों के बिहेवियरल चेंज पे हम काम करें कि लोग बाग अपने आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। जो नॉर्मल ट्रैफिक रूल्स हैं सर कि सीट बेल्ट लगाना है, आपको हेलमेट पहनना है, आपको अपनी लेन में चलना है, रॉन्ग लेन में नहीं चलना है, गलत जगह पे पार्किंग नहीं करनी है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो सर हम उस पर बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। हमारी RSOs की टीम है, हमारी खुद की टीम है। जब हम यहाँ बैठे हैं तब भी अपनी एक टीम है जो कि अभी किसी कोने पे खड़ी है और वो सबको लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे ट्रैफिक के बारे में, रूल्स के बारे में अवेयर कर रही है। तो सर एक तरीका हम ये अपना रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका पार्ट बनाना चाह रहे हैं कि आप आइए, हमारे साथ मिलिए और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप सुरक्षित रूप से सड़कों पे चल सकते हैं, अपनी जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों की लाइफ को रिस्क में डालने से बच सकते हैं। इसके साथ सर फिर सेकेंड स्ट्रेटजी ये होती है कि भाई अगर सिर्फ बिहेवियरल चेंज पे काम करेंगे और एनफोर्समेंट नहीं करेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा। तो सर हम एनफोर्समेंट भी साथ साथ कर रहे हैं। अभी जैसे अगर आप देखेंगे तो पिछले मतलब हमने पिछले साल टोटल अगर आप देखोगे तो करीब 12 लाख के आसपास चालान हुए हैं। और मैं मतलब खुद ये चाहता हूँ कि ये नंबर थोड़ा कम आए, ज़्यादातर लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो हमें चालान कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा भी मकसद नहीं है कि हम ज़्यादा चालान करके जनता को परेशान करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ट्रैफिक का फ्लो एकदम स्मूथ हो, अच्छा हो और सभी लोग सुरक्षित रहें सड़कों पर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों पर कितनी सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है? बिल्कुल सर, तो सर इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे ट्रैफिक रूल्स जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए चालान कर रहे हैं हम। और पहले ये होता था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि चालान होते जा रहे हैं, उनको या तो पता ही नहीं चल रहा था कि उनके चालान हो रहे हैं, या फिर चालान होने के बावजूद वो उस चालान की जो फाइन की राशि है वो जमा नहीं कर रहे थे। तो अब सर हमने एक नई मुहिम ये शुरू की है कि जब हम किसी व्हीकल को चेक के लिए रोक रहे हैं या उनका चालान कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि आपके और कितने चालान बकाया हैं, और अगर वो व्यक्ति ने
कुछ इतने चालान हमने कि भाई आपने चालान पे नहीं कर रखे हैं, आपके 3 से ज़्यादा चालान हैं, आपने पे नहीं कर रखे हैं पिछले 90 दिन में, तो फिर हम उस व्हीकल को टेम्परेरी रूप से थोड़ी देर के लिए डिटेन कर रहे हैं कि आपको हम समय दे रहे हैं, आप प्लीज़ जाके चालान करिए, अपना पे करिए चालान, और उसके बाद में हम आपका व्हीकल छोड़ेंगे। और अगर सर बहुत ही ज़्यादा चालान उस पर हैं तो हम फिर व्हीकल को इम्पाउंड भी कर रहे हैं, सो दैट लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि बार बार चालान करके, बार बार चालान करवाने के बावजूद आप ऐसे फिर बच नहीं पाएंगे। आपके पास सर साइबर सेल का भी जिम्मेवारी है, क्या सर। लगता है सर गुरुग्राम में साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल सर, वैसे अगर हम देखें तो गुरुग्राम की जो जनता है वो काफ़ी जागरूक है और बहुत ही पढ़े लिखे लोग और इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे रहते हैं, और साथ ही इन जनरल भी हम देखें तो लोगों का सेंस जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि साइबर फ्रॉड के मामले में, साइबर क्राइम के मामले में लोग उतनी सावधानी शायद नहीं बरत रहे हैं। तो मैं जैसे सर मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था कि भाई ये जो साइबर क्राइम के मामले हैं ये किस तरह के मामले गुड़गांव में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो सर साइबर क्राइम को हम मोटा मोटा देखें तो 3 कैटेगरीज में आप बांट सकते हो कि एक ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ग्रीड की वजह से फ्रॉड हो रहा है, एक ऐसा केस है जिसमें कि फियर की वजह से फ्रॉड हो रहा है, और कुछ फिर बाकी बचे खुचे केस हो सकते हैं। जैसे ग्रीड की वजह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ग्रीड की वजह से जो फ्रॉड होते हैं वो वैसे वाले होते हैं कि भाई 20 दिन में आपका पैसा दुगुना हो जाएगा, 40 दिन में 4 गुना कर देंगे, तो आदमी थोड़ा लालच में आ जाता है। सिमिलरली सर जो आपके फियर वाले होते हैं साइबर फ्रॉड्स, वो इस तरह के होते हैं कि जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना होगा, ऑब्वियसली हम सब लोग अब उसके बारे में सब जानते ही हैं, और सेक्सटोर्शन के केसेस हो गए, तो वो हम कह सकते हैं कि वो आपके फियर वाले केसेस है, और बाकी आप अन्य मामलों में जा सकते हैं। तो गुड़गांव के सर जो ज़्यादातर केसेस हैं, मोर देन 60% केसेस जो हैं वो ग्रीड वाले केसेस सर ज़्यादा हैं। हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स जो हैं वो गुड़गांव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या फिर कहीं टेलीग्राम में उनके पास में कोई मैसेज आता है कि जी आप इतने पैसे आप इन्वेस्ट करिए, फिर आपको रातों रात इतने पैसे बन जाएंगे आपके। कुछ फर्जी ऐप्स हैं सर जिसमें कि ज़्यादातर वो मतलब उसका रियल इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ बस आपको ऐप में दिखाते रहते हैं कि आपका पैसा इतना गुना बढ़ गया, इतना गुना बढ़ गया, तो व्यक्ति लालच में आके फिर और ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है। तो गुरुग्राम का जो फ्रॉड है सर साइबर को लेके, वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी का फ्रॉड है सर, जो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। क्या सर इसमें बैंकों की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, क्या वो भी इसमें जिम्मेदार हैं? जी बिल्कुल। कुछ केसेस हमारे पास में ऐसे निकल के आए हैं जिसमें कि बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता भी हमें मिली है, और उन केसों में बेसिकली बैंक ऑफिशियल्स जो हैं उनकी संलिप्तता इस तरीके से होती है कि फ्रॉड बहुत सारे अकाउंट्स खुलवा रहे हैं वो एक ही नाम के। कुछ ऐसी ब्रांचेज हमें मिली हैं जहाँ पे 100 एक जैसे अकाउंट खुले हैं और वो साइबर फ्रॉड में यूज़ हुए हैं। कुछ ऐसे केसेस भी मिले हैं जिसमें कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना है, और वो उसमें भी बैंक ऑफिशियल्स जो साइबर फ्रॉडर्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो सर ऐसे केसेस में हमने बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई करी है। पिछले पूरे ईयर में आई थिंक 70 के आसपास बैंक अधिकारी हैं जिनके खिलाफ हमने FIR करके उनको अरेस्ट किया है सर। साइबर फ्रॉड के मामले में सर जिस तरीके से बात करें, इसकी शिकायत करने की जो प्रक्रिया है कितनी आसान और तेज से है? सर बहुत ही आसान और बहुत तेज़ है। मतलब अगर आपके पास अभी आपके पास ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड आ गया, आप 1930 पे अभी फ़ोन करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। आप NCRP के पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत को रजिस्टर करिए। NCRP के पोर्टल पे सर जैसे ही आप अपनी शिकायत रजिस्टर करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम फिर पीछे बैकएंड पे काम करने लगता है कि जैसे ही मान लीजिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है जिसमें अभी आपने 1 लाख रुपए किसी के अकाउंट में डाल दिए, और आपने तुरंत अभी हमको NCRP के पोर्टल के थ्रू या 1930 के पोर्टल के थ्रू या 112 के थ्रू आप किसी भी तरीके से पुलिस के पास में अगर वो सूचना पहुंचा देते हैं, तो वो पैसा का फ्लो तुरंत देखा जाता है कि वो पैसा कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है, और जिस जिस अकाउंट में वो पैसा है उसको वहीं पे फ्रीज कर दिया जाता है। तो सो दैट अगर बाद में ये इस्टेब्लिश हो जाए कि जी आपके साथ साइबर फ्रॉड ही हुआ था और जो आपके फ्रॉडस्टर हैं उन्होंने आपसे इस तरीके से पैसे गलत तरीके से आपसे लिए हैं, तो वो पैसे फिर आपको वापस रिकवर भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर बस
इतनी सी मेरी आपसे भी, आपके माध्यम से बाकी लोगों से भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि किसी के साथ भी हो सकता है, साइबर फ्रॉड हम सब के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप उसमें कतई भी ये शर्मिंदगी ना फील करें कि जी मैं किसी को बता दूंगा तो क्या होगा। आप तुरंत ये बात पुलिस के नॉलेज में लाएं, आप 1930 पे कॉल करें, एनसीआरपी के पोर्टल पे जाएं या जो नियरेस्ट आपका थाना है वहाँ जाके बताएं। आप जितनी जल्दी वो हमारे नॉलेज में लेके आएंगे उतना ज़्यादा पैसा जो है वो आपका सिस्टम में फ्रीज हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको रिकवरी मिल पाएगी। तो सर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, ये 2024 के जितने आपके साइबर फ्रॉड अपने यहाँ हुआ है वो करीब 380 करोड़ के आसपास का साइबर फ्रॉड था सर टोटल। तो उसमें अपने यहाँ पे 25% जो अपनी फ्रॉड अमाउंट थी उसका 25% जो है वो खातों में फ्रीज हो गया था, तो वो हम लोगों को वापस आसानी से दिला पाए। 2025 की अगर हम बात करें तो करीब 280 करोड़ के आसपास का साइबर फ्रॉड हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइबर फ्रॉड की अमाउंट में कमी आ रही है। लेकिन उसके साथ सर एक जो चैलेंज आया साथ में वो ये भी आया कि 2025 में 20% ही फ्रॉड अमाउंट का जो है वो फ्रीज हो पाया। अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे सर एक सिंपल सा रीज़न है कि लोग अब फ्रॉड होने के बाद पुलिस तक पहुंचने में समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं, और वो समय ज़्यादा व्यतीत करना सर उनके लिए भी थोड़ा सा नुकसानदायी हो रहा है क्योंकि उनको पूरे पैसे अपने वापस नहीं मिलेंगे, और हमारे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर किसी फ्रॉड को हम पकड़ लें तो फिर उसके पीछे जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उनको पकड़ना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है सर। सबसे ज़्यादा किस तरीके के साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं? जी सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो है वो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको बोलते हैं कि जी आप इस ऐप में जाइए, हम आपकी फॉरेक्स में हम आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे और आपके पैसे को हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ों से सर हम बचें। मेरा आपके माध्यम से ये फिर से सारी गुरुग्राम की जनता से ये आग्रह है कि आप कभी भी इस तरह के जो आपके पास में मैसेज आ रहे हैं उन पे आप यकीन ना करें, और स्पेशली कोई एपीके फाइल अगर आपको भेज रहा है तो उसको आप डाउनलोड ना करें, और ओटीपी तो किसी भी सूरत में किसी से भी आप शेयर ना करें। तो ये मेरी आपके माध्यम से उनसे थोड़ी सी एक आग्रह रहेगा, सो दैट हम साइबर मतलब ये प्रिवेंटिव अगर स्टेप्स हम उठाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है सर। एक सर पीछे गुरुग्राम पुलिस ने कई आरोपी गिरफ्तार किए थे जो कि विदेश से उनको गिरफ्तार किया गया था। बात करें, एक सिम बॉक्स आजकल बहुत चल रहा है, क्या है ये सिम बॉक्स, किस तरीके से इससे फ्रॉड करते हैं क्या? जी, तो सर सिम बॉक्स बेसिकली क्या होता है कि मैं एक आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो सिम बॉक्स एक तरीके से जो अपने पहले टेलीफोन एक्सचेंज होते थे, तो ये बिल्कुल टेलीफोन एक्सचेंज की तरह होता है। बेसिकली अगर आप उसको देखेंगे तो आपको एक डिब्बा दिखेगा, एक काले कलर का इतना डिब्बा है जिसके अंदर हमने जो यहाँ गुड़गांव में पकड़ा है उसमें 32 सिम्स लगती थी, लेकिन हमने एक केस पहले कुरुक्षेत्र में भी किया है, उसमें 256 सिम्स एक सिम बॉक्स में लग जाती हैं। तो बेसिकली सर सिम बॉक्स का काम क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर्स इसको यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं कि अगर मान लो मैंने कंबोडिया में बैठ के, थाईलैंड में बैठ के इंडिया में कॉल किया, तो अगर मैं सही तरीके से कॉल करूँगा तो वो इंटरनेशनल अपनी इंडिया के एक्सचेंज पे आएगा, वहाँ से फिर आपके पास कॉल आएगा, तो वो उस कॉल को हर जगह से ट्रेस किया जा सकता है। सिम बॉक्स जब यूज़ करते हैं तो सिम बॉक्स से क्या हो जाता है कि एक इंटरनेट कॉल आता है, VoIP कॉल आएगा, VoIP कॉल आके उस सिम बॉक्स को हिट करता है। फिर सिम बॉक्स क्या करता है, उन 256 सिम्स में से किसी एक सिम को उठाता है और उससे आपको कॉल कर देता है। तो जब आप कॉल को उठा रहे होते हो तो आपको दिखता है कि कोई इंडियन नंबर आपको कॉल कर रहा है, और आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही जेन्युइन नंबर होगा, और एक्चुअल में होता भी जेन्युइन नंबर है। ठीक है, मतलब वो सिम कार्ड्स भी वो लोग कहीं किस तरीके से किसी गरीब आदमी को कुछ लालच दे के ले लिया, कभी आपने ऐसे ही सिम कार्ड फेंक दिया है, वो आपका यूज़ कर लिया है, तो इस तरह के सिम कार्ड्स हमें मिले हैं। तो इसमें सर चैलेंज क्या है? इसमें चैलेंज ये है कि कंबोडिया से या थाईलैंड से मोस्टली 2 ही जगहों से अभी तक हमें पता चला है, तो ये 2 जगह से जो कॉल आ रही हैं वो VoIP कॉल आ रही है, और वो यहाँ आके आपको एक जेन्युइन कॉल की तरह हो रही है, और उसको यूज़ करके फिर डिजिटल अरेस्ट के केस में ही हमें देखने को मिले हैं इसमें, और इसमें ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वाले केस भी सर देखने को मिले हैं। आम लोग सर किस तरीके से अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचाएं, क्या कहें?
जी बिल्कुल सर, साइबर फ्रॉड से बचने का बस एक ही तरीका है। जैसे मैंने कहा ना कि ये 3 तरीके के होते हैं, उनमें से 2 तो ग्रीड और फियर वाले ही हैं। आप प्लीज़ ग्रीड में ना आएँ, लालच में ना आएँ। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आपको बोल भी रहा है कि जी मैं आपका पैसा डबल करवा दूंगा, ट्रिपल करवा दूंगा, आप उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें। जो अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एक बार, आजकल सर कितना आसान है ये देखना कि कोई जो इन्वेस्टमेंट की कोई साइट है या कोई ऐप है वो ठीक है या नहीं है। मेरे को बस गूगल करना है, सिर्फ ये देखना है कि जिसका फाउंडर कौन है, ये कहाँ पे इनका ऑफिस है, क्या इनका ईमेल आईडी है, क्या ईमेल आईडी मेरे को अजीब सा तो नहीं दिख रहा है, क्या उसके जो फाउंडर्स के नाम है वो लोग कौन है, उनकी आप फ़ोटो देख सकते हैं जाके। मतलब 2-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको पता चल जाता है कि ये ऐप जो है वो जेन्युइन है या फिर फेक है। ऐसे ही सर, अगर कोई आपको कोई फाइल भेज रहा है, जैसे पीडीएफ जैसी दिखने वाली, वो बोलेंगे जी कार्ड का इनविटेशन, मैरिज का इनविटेशन और एपीके फाइल भेज देंगे। लेकिन आप जैसे ही खोलेंगे आपको दिख रहा है सामने कि एपीके फाइल है। एपीके फाइल बेसिकली आपके फ़ोन में नया ऐप एक इंस्टॉल कर रही है। तो आप लोग उसके मतलब ये देख लें कि कोई भी आपकी जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो ट्रस्टेड माध्यम से करें। आपकी गूगल प्ले से आपने डाउनलोड करी है या एप्पल के ऐप स्टोर से आपने डाउनलोड करी है, ट्रस्टेड माध्यम से अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो आपके लिए मतलब उसके थोड़े से गूगल प्ले पे थोड़ा एक आधी ऐप आ जाती है, लेकिन नॉर्मली सारी की सारी ऐप्स जो हैं वो अच्छी वाली ही वहाँ पे मिलेंगी, जो जेन्युइन वाली हैं वही आपको मिलेंगी। इसके अलावा सर, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कॉल आ रहा है जिसमें वो कह रहा है जी आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, या जी आपके कोई नारकोटिक्स का कुछ आपके यहाँ से मिल गया है, आपके पार्सल में कुछ मिल गया है, तो ऐसी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें। आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं और आपको जो कॉल आया है, जो भी आपसे बात हुई है, वो आप जाके पुलिस स्टेशन में बताएं। तो प्रिवेंटिव के लिए 2-3 चीज़ें हैं सर, मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, लालच में ना आएँ, दूसरा कोई ऐप डाउनलोड ना करें, तीसरा अगर आप ईमेल वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें 2 फैक्टर सेफ्टी ज़रूर यूज़ करें कि आपके फ़ोन नंबर और आपके पासवर्ड के बिना कोई भी आपके ईमेल को खोल ना पाए, उसको मिसयूज़ ना कर पाए। तो सर मोटा मोटी छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं, इसके लिए सर हम कर भी रहे हैं। हमारी अवेयरनेस की टीमें जो हैं वो कंटिन्यूसली सारे RWOs में जा रही हैं। हमने सर RSOs की तरह CSOs बना रखे हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जो कि हर RWA में जाते हैं, हमारे पुलिस ऑफिशियल्स उनके साथ जाते हैं और हम इस तरह की जो बातें हैं वो हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स के तरीके से सभी सारे जो RWAs हैं उनकी जनता तक हम पहुंचा भी रहे हैं सर। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, कपल ऑफ मंथ्स के बाद मॉनसून आने वाला है सर, क्या कुछ तैयारी है गुरुग्राम पुलिस की और आम लोगों को अगले 6 महीने में क्या बदलाव दिखेगा? जी तो सर सबसे पहले तो मैं, अगर आपने पिछले 15 दिन से अगर आप गुरुग्राम में कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं इधर आसपास के एरिया में, तो पिछले 15 डेज़ में आपने एक बदलाव ज़रूर देखा होगा कि हमने ये इंश्योर किया है कि पुलिस प्रेजेंस रहे ही रहे। जिस व्यक्ति की जिस पॉइंट पर ड्यूटी है वो वहाँ पे मिले ही मिले। इसको हम 2-3 तरीक़ों से हम इंश्योर कर रहे हैं कि कुछ हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, कुछ हमने उनके ऊपर चेकिंग ऑफिसर्स लगाए हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या ट्रैफिक में देखने को मिलती है कि जिसकी ड्यूटी है वो वहाँ पे मिला नहीं, तो एक बार अगर जैसे आप भी और मैं भी अगर हम जा रहे हैं और हमने हेलमेट नहीं पहन रखा और सामने कोई भी नहीं दिख रहा हमें, तो हम बिना हेलमेट के निकल जाएंगे। लेकिन अगर एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा दिख जाता है तो हम थोड़े से संकोच में होते हैं और हम या तो वापस आ जाते हैं या फिर हेलमेट पहन लेते हैं या सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो हम सर सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हम मैक्सिमम प्रेजेंस को इंश्योर करें। गुड़गांव के हर चौक पे, हर कोने में आपको एक ट्रैफिक पुलिस वाला ज़रूर दिखेगा, ठीक है। इसके साथ सर जो आपने जैसे मानसून के लिए तैयारियों की बात करी, मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी बताया कि हमने सारी एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेशन कर लिया है। हमने सारी एजेंसीज से ये कर लिया कि हर एजेंसी का एक नोडल ऑफिसर होगा जो स्पेशली मानसून के लिए होगा। फॉर एग्जांपल कि पुलिस को GMDA से बात करनी पड़ रही है किसी मानसून के रिलेटेड इशू पे, तो GMDA का एक नोडल ऑफिसर होगा, पुलिस का एक नोडल ऑफिसर होगा। दोनों आपस में बात करेंगे कि ये समस्या है, आप प्लीज़ ये हमें प्रोवाइड करवाइए या हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो सिमिलरली सर सारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि हमने वो पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीकल्स फंसते हैं, तो वहाँ पे क्रेन्स की हम कितनी क्रेन्स हमें चाहिए, कितने हाइड्राज चाहिए, कितने हमें मैकेनिक्स चाहिए होंगे उस टाइम पे जो कि गाड़ी ख़राब हो जाए पानी भरने की वजह से, तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें हेल्प चाहिए होगी। तो वो सर सारी हमने अपने जो ग्राउंड वर्क है वो हमने अभी से कर लिया है और ये सारी चीज़ें
मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी तैयारियों का, जैसे वो कहते हैं ना कि सर द मोर यू प्रिपेयर इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर, तो अभी हमारी प्रिपरेशंस जो हैं वो अभी के लिए चल रही हैं और आई एम श्योर कि इन सब चीज़ों को अगर हम ठीक से कर पाए तो इस बार गुरुग्राम की बारिश में गुरुग्राम के ट्रैफिक की हालत काफ़ी अच्छी रहेगी। चलिए सर, हमें भी उम्मीद है कि जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मानसून में कुछ ट्रैफिक की समस्या जो है वो ना उत्पन्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुरुग्राम मेगा कॉन्क्लेव में आप पहुंचे, तमाम सवालों का आपने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत ही शानदार ये सत्र रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब बारी है मंच पर बुलाने का अजय अग्रवाल जी, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर जनता टीवी, मनोज दहिया जी, जोनल हेड मार्केटिंग जनता टीवी, और आकाश खुराना हमारे सहयोगी मंच पर मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि प्रतीक गोयल आईपीएस डीसीपी ट्रैफिक को यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां।